मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एग्जाम हियर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MPSC 7 का जो अध्याय 13 है उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारा है कृषक आंदोलन। फ्रेंड्स, कृषक आंदोलन का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने कृषक आंदोलन के अर्थ को, इसके अलावा स्वतंत्रता पूर्व काल में कृषक आंदोलन हुए थे, इसके बारे में बताया था। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जो है मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रोत्तर काल में जो कृषक आंदोलन हुए थे इसके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रोत्तर काल में जो भारतीय राजनीति में अनेक ऐसी घटनाएं घटी, ठीक है, जिसने कृषक आंदोलन की उत्पत्ति और समाप्ति में अहम भूमिका निभाई। जैसे कि 50 के दशक में भूमि सुधार किया गया था, 60 के दशक में हरित क्रांति हुई थी जो देश के कुछ चुने हुए भागों में ही हुई थी। 90 के दशक में कृषि के लिए विश्व बाजार जो है खोला गया था, यहाँ पर भूमंडलीकरण की बात की गई है, ठीक है, जिससे नए कृषक वर्ग का जो है उदय हुआ, ठीक है, और नए प्रकार के किसानों के संगठन बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है किसानों ने अपने लिए कई सभाएं की और कई संगठन बनाए जो किसानों के लिए कार्य करे, ठीक है। इन सब के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो कृषि श्रमिक है और जो किसान है उनमें असंतोष विद्यमान था, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसान सभा ने कई प्रमुख आंदोलन चलाए। जैसे मैंने आपको बताया कि किसानों के कल्याण के लिए जो है कई सभाएं और संगठन बनी थी, ठीक है। तो इन सभाओं और जो संगठन है इन्होंने किसानों के कल्याण के लिए जो है कई आंदोलन चलाए थे, जिनमें से महाराष्ट्र में बरली विद्रोह, बिहार में खाद्य सामग्री संग्रहित करने वाले और वस्तुओं के दाम बढ़ाने वालों के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में किसानों व कृषि श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी बढ़ाने के लिए भी आंदोलन किया गया था। इन सब के बाद ये माना जाता है, ये जो इतने सारे किसानों द्वारा या किसान जो सभा है, कृषक सभा या संगठन द्वारा ये सारे जो आंदोलन किए गए थे, इन सारे आंदोलन के बाद भी ये माना जाता है कि सरकार के तमाम प्रयास, इन आंदोलन के बाद इनके कल्याण के लिए जो है सरकार ने कुछ प्रयास किए थे, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बावजूद भी ये माना जाता है कि किसानों और कृषि श्रमिकों की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हुई, ठीक है, वो जो है खत्म नहीं हो पाई थी। भूमि सुधार और सामुदायिक विकास, सरकार द्वारा जो भूमि सुधार किया गया था और सामुदायिक विकास के जो कार्यक्रम चलाए गए थे, इसके लाभ जो है केवल जो संपन्न किसान थे उनको ही मिला, जो गरीब किसान है उनको इसका जो है लाभ नहीं मिल पाया। अखिल भारतीय स्तर पर साम्यवादी पार्टी द्वारा किसानों और श्रमिकों की कठिनाई को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। हैदराबाद में तेलंगाना आंदोलन हुआ जो स्वतंत्रता के बाद किसान सभा द्वारा चलाया गया था। बिहार में भूमि के अधिकतम सीमा निर्धारण के लिए आंदोलन हुआ। यूपी में 1975 में समाजवादी दलों द्वारा घेरा डालो आंदोलन चलाया गया था। इस प्रकार ये जो आंदोलन हमने पढ़े हैं, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व काल में आंदोलन शोषण जमींदारों के खिलाफ था, जबकि स्वतंत्रोत्तर काल में भूमि सुधार और सरकारी नीतियों के विरोध में था। तो जैसे कि हमने स्वतंत्रता पूर्व काल में जो आंदोलन देखे थे, जो कृषक आंदोलन देखे थे, उसमें हमने क्या देखा था कि जो उस टाइम पे कृषक थे वो आंदोलन क्यों करते थे, क्योंकि उनसे जो है ज्यादा कर जो लगान है या जो कर है ज्यादा लिया जाता था, उनकी भूमि छीनी जाती थी, उनका शोषण किया जाता था। तो उनके मुद्दे ऐसे ही थे, ठीक है। अंग्रेज थे, जो जमींदार थे, वो जो है उनका शोषण करते थे। तो जितने भी आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता पूर्व काल में, उनके सबके मुद्दे जो है यही थे, शोषण और जमींदारों के विरोध में, ठीक है।
पर स्वतंत्रोत्तर काल में जो है सरकार की जो नीतियां थी, जैसे भूमि सुधार, हरित क्रांति जैसी नीतियां थी, इन नीतियों के विरोध में जो है लोगों ने आंदोलन किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे भूमंडलीकरण और कृषक आंदोलन। जो भूमंडलीकरण है, इसका कृषक आंदोलन से क्या संबंध है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भूमंडलीकरण क्या होता है। ठीक है, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि भारत में किया गया था, अपनी देश की अर्थव्यवस्था को, अपने देश के बाजार को जो है अन्य देशों के लिए खोल दिया गया था, ताकि विदेशों की जो कंपनियां हैं या इन्वेस्टर्स है वो भारत में आए, यहाँ पर व्यापार करें, अपनी कंपनियां स्थापित करें। ठीक है, वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमा के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण, जो वस्तु है, सेवा है, सूचना है, ये सारी चीजें जो है एक देश से दूसरे देश आने जाने लगी, इनकी आवाजाही होने लगी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के बाद। भूमंडलीकरण का वर्तमान और सैद्धांतिक रूप, जो भूमंडलीकरण का जो वर्तमान का जो सैद्धांतिक रूप है, इसे 1989 में जॉन विलियम्स ने प्रतिपादित किया था। इसको नव उदारवादी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नव उदारवाद भी कहा जाता है। इसको प्रस्तुत करने में जिन लोगों ने योगदान दिया था, ये जो भूमंडलीकरण है या नव उदारवाद है, इसको प्रस्तुत करने में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनमें हम चीन के तंग शियाओपिंग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और पॉल वोल्कर जो थे, ये प्रमुख थे। जो नव उदारवादी है, इनका क्या मानना है। इनका मानना है कि जो मानव है, इसका अधिकतम कल्याण के लिए जो व्यक्तिगत उद्यमशील है, जो मतलब कंपनियां वगैरह है, और लोगों का जो कौशल है, उनको एक ऐसे संस्थागत या संस्थानिक ढांचे के अंतर्गत, ठीक है, एक ऐसे ढांचे के अंतर्गत जो है पूर्ण रूप से आजाद छोड़ना होगा, जिसकी नींव निजी संपत्ति के सुदृढ़ अधिकार, मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार पर टिकी हो। ठीक है, इनका मानना है कि जितनी भी चीजें हैं उनको जो है बाजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बाजार के मुक्त रूप से काम करने के लिए, और बाजार जो है मुक्त रूप से काम कर सके, उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, इसके लिए जो राज्य है उसको उपयुक्त स्थिति पैदा करनी होगी और भूमि व पानी को बाजार के दायरे में लाना होगा। ठीक है, भारत में इसको अपनाने का कार्य, जो भूमंडलीकरण है, ठीक है, भूमंडलीकरण को भारत में भी अपनाया गया है। तो भारत में इसको अपनाने का जो काम है, ये नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा मनमोहन सिंह की जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम है, इसके द्वारा जो है भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है, इसको अपनाने का काम किया गया था। देश में भूमंडलीकरण अपनाने से किसानों पर, क्योंकि देश में ही तो किसान रहते हैं, जब देश में ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया था, तो जो किसान है उस पर तो इसका जो प्रभाव है वो पड़ना स्वाभाविक था ही। इस व्यवस्था को किसानों ने आंदोलन द्वारा, कुछ किसान थे, इन्होंने ये जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है इसको जो है आंदोलन द्वारा नकारने की कोशिश की। अब जो भूमंडलीकरण है इसको लेकर जो विचारक है उनमें दो मत है। कुछ जो विद्वान है वो भूमंडलीकरण का समर्थन करते हैं, तो कुछ जो है इसका विरोध करते हैं। विरोध करने में जो एक वर्ग है, विद्वानों का जो एक वर्ग है, वो मानता है कि बाजार के द्वार खुलने से किसानों की आर्थिक जो स्थिति है, भूमंडलीकरण से जो किसानों की आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा, जिससे वे राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। किसानों के उत्पादों को, भूमंडलीकरण से क्या होगा, किसानों के जो उत्पाद है उसको जो है उचित दाम मिलेगा, जिससे जो है उनकी स्थिति सुधरेगी। और इसका जो समर्थन है इस वर्ग का,
वो जो भूमंडलीकरण है इसका समर्थन जो शरद जोशी जी हैं इन्होंने किया था। और जो दूसरा वर्ग है जो भूमंडलीकरण का विरोध करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, इनका कहना है कि इससे भारतीय किसानों की जो प्रतियोगिता है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इससे दूसरे देश के जो किसान हैं यहाँ के बाजारों पर भी अपना अधिकार स्थापित करने लगेंगे, जिससे किसानों की स्थिति सुधरने की जगह जो भारतीय किसान हैं, क्योंकि जो विदेशी जो किसान हैं वो लोग क्या करेंगे, जो विदेशी किसान है वो यहाँ के बाजार पर अपना अधिकार कर लेंगे, जिससे जो भारतीय किसान है उसकी उनकी जो स्थिति है वो सुधरेगी नहीं, पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो समर्थन है वो प्रोफेसर नंदू जास स्वामी ने किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर यही तक था। ठीक है, हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। क्योंकि ये किसान आंदोलन से रिलेटेड चैप्टर है तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, जो हुए थे और पेपर में आपको ये काम आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चंपारण आंदोलन, मतलब बिहार के चंपारण में 1917 में आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, और ये आंदोलन 3 कठिया के विरोध में हुआ था। फ्रेंड्स अभी इन सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी, एक्सप्लेन करके मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। अभी आपके लिए जो ये डेट्स है, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था, ये सारी चीजें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा, पेपर में काम आएंगे लिखने के। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अवध में एका आंदोलन हुआ था जो कि 1921 से 1922 तक चला था। इसमें जो है मदारी पासी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, एका आंदोलन का नेतृत्व जो है मदारी पासी जी ने किया था। इसमें अत्यधिक लगान और खेती छिन जाने के कारण जो है ये वाला आंदोलन हुआ था। इसके अलावा 1859 से लेके 60 के बीच में जो है बंगाल में, ठीक है, नील आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1859 से लेके 1860 में जो है बंगाल में नील आंदोलन हुआ था, और इसका जो नेतृत्व है वो दिगंबर विश्वास और जो विष्णु विश्वास है इन्होंने किया था। ठीक है, नील की खेती न करने के लिए। और ये आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पर जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, जबरदस्ती जो किसान थे उनसे नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने से जो उपजाऊ जमीन है वो बंजर हो जाती है, और किसान जो है अपनी जो खेती है इस पर चावल उगाना चाहते थे, नील नहीं उगाना चाहते थे। उनसे जो है अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील उगवाया जाता था। इस चीज के विरोध में जो है ये नील आंदोलन हुआ था। इस विद्रोह, ये जो नील आंदोलन हुआ था, इस विद्रोह के समर्थन में जो है एक नील दर्पण नाम से जो है बुक लिखी गई थी। ठीक है, और इस बुक के जो लेखक है वो है दीनबंधु मित्र। ठीक है, अब 1873 से 76 के बीच में बंगाल में ही, बंगाल का जो पावना जिला है यहाँ पर भी आंदोलन हुआ था। इसे पावना आंदोलन भी कहते हैं, और ये आंदोलन जो है लगान में वृद्धि के चलते किया गया था। 1946 में भवन सिंह के नेतृत्व में, 1946 में भवन सिंह जी जो थे इनके नेतृत्व में तेभागा आंदोलन हुआ था। ठीक है, जिसमें अनाज का, जिसमें, और ये आंदोलन क्यों किया गया था, इसमें इस आंदोलन में जो किसान थे, जो श्रमिक वर्ग थे, उन्होंने कहा था कि उनका जो अनाज है उस अनाज का 2/3 भाग तो किसान रखेंगे और 1/3 भाग जो जमींदार है उनको देंगे। ठीक है, इस वजह से जो है ये आंदोलन हुआ था, क्योंकि जो जमींदार है वो उनसे जो है ज्यादा से ज्यादा, जो किसान है उनके अनाज का ज्यादा पार्ट मांग रहे थे, पर किसानों ने कहा कि वो 1/3 भाग उनको देंगे अनाज का और 2/3 भाग अपने पास रखेंगे। इसके अलावा 1918 में गुजरात में
जो है खेड़ा आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, फसल नष्ट होने के कारण, ठीक है, जो किसान थे उनकी फसल नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो फसल नष्ट होने के बाद भी जो अंग्रेज थे वो किसानों का जो किसान थे उनसे जो है लगान जो है वो वसूले जा रहे थे, उनकी जो लगान है उनको माफ नहीं कर रहे थे, जिस वजह से जो है ये आंदोलन हुआ था। इसके अलावा 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था गुजरात में, और 1913 में राजस्थान के बिजौलिया में, ठीक है, राजस्थान में जो है बिजौलिया आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन जो है लगान में वृद्धि की वजह से हुआ था। इसके अलावा 1921 में केरल में जो है मोपला आंदोलन हुआ था, मालाबार तट के पास है। ठीक है, तो वहां पर जो है मोपला आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन जो मुस्लिम किसान थे उनके द्वारा जो है हिंदू जमींदारों के खिलाफ हुआ था। 1946 से 1951, ठीक है, इसमें तेलंगाना में आंदोलन हुआ था, इसे तेलंगाना आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, 1946 से 1951 के बीच में जो है तेलंगाना आंदोलन हुआ था। ये जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, चीजों का जो रेट है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है बढ़ गया था, और कम दाम पर जो है अनाज खरीदे जा रहे थे, जिस वजह से जो है किसान ने उन्हें आंदोलन किया था। जो जमींदार थे किसानों का शोषण कर रहे थे, जिसके चलते जो है किसानों ने मजबूर होकर जो है आंदोलन किया था। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ प्रमुख आंदोलन, किसानों के आंदोलन। आई होप आपको जो है इजीली समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। और ये जो 13वां चैप्टर है कृषि आंदोलन वाला, ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक